चलो, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। बेटा बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर को बेसिकली हम लोगों को कैसे अध्ययन करना है, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को मेडिसिन है और जो डेली लाइफ से जुड़े हुए हम लोगों के कुछ सब्सटेंस है उनके बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, इसके अलावा कुछ भी चीज यहाँ पर ध्यान में नहीं रखनी है। तो सबसे पहले मेडिसिन में भी आप लोगों को मेडिसिन का नाम ही याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर पहला है आप लोगों के पास बेटा औषध का वर्गीकरण, यानी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन यहां पर कैसे कैसे यहां पर किया हुआ है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से कि मेडिसिन को हम लोगों ने फार्मालॉजिकल के आधार पर यहां पर क्लासिफाई किया हुआ है, यानी जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स या फार्मालॉजिकल हमारे पास यहां पर होता है उसके बेसिस पर हम लोगों ने मेडिसिन को, ये वाला जो बेसिस होता है ये डॉक्टर्स वगैरह के लिए, यहां पर डॉक्टर्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि डॉक्टर्स यहां पर डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी मेडिसिन यानी कौन सा सॉल्ट किस टाइप के डिसीज के लिए, किस टाइप की मेडिसिन में बेटा यहां पर इन्वॉल्व होता है। तो ये डॉक्टर्स के लिए सबसे अच्छा यहां पर पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर बात करते हैं कि बेटा औषध के प्रभाव के आधार पर, औषध के प्रभाव के आधार पर, यानी जैसे कि हम लोगों के पास यहां पर हम लोगों के पास कुछ एंटी एलर्जिक सब्सटेंस होते हैं। क्या बात कर रहा हूं बेटा मैं, कुछ एंटी एलर्जिक सब्सटेंस होते हैं बेटा हम लोगों के पास, और उसी एंटी एलर्जिक सब्सटेंस के बेसिस पर अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं कि किसी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रोसेस पर ये यहां पर काम करता है, जैसे हिस्टामिन है। तो हिस्टामिन क्या होता है आप लोगों के पास, यहां पर एलर्जी उत्पन्न करता है। आप लोगों के पास हिस्टामिन क्या होता है, एलर्जी उत्पन्न करता है। तो इस एलर्जी को यहां पर जो आप लोगों को उत्पन्न करता है हिस्टामिन, इसको रोकने के लिए हम जो यहां पर डिसीज देते हैं उसके प्रभाव को कम करने के लिए वो क्या होती है, एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है। तो वो यहां पर औषध के प्रभाव के आधार पर यहां पर होती है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, रासायनिक, यहां पर बात कर रहा हूं बेटा मैं रासायनिक संरचना के आधार पर कि भैया कौन सी यहां पर आप लोगों को यहां पर दी हुई है रासायनिक संरचना, उसके बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो उसके बेसिस पर भी मेडिसिन को यहां पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि भाई साहब किसी में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी कि जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं सल्फेनामाइड में संरचनात्मक, भाई जितनी भी सल्फेनामाइड होती हैं, बहुत सारे सल्फेनामाइड की टाइप की यहाँ पर मेडिसिन होती हैं, उनमें सब में जो बेसिक फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होता है बेटा, हम लोगों के पास यहाँ पर एमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि लक्ष्य अणु पर आधारित, लक्ष्य अणु पर आधारित यानी हम लोगों के पास बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की मैं बात करूं तो बायोमोलिक्यूल्स में जैसे प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, विटामिन हो गए, इन सभी पर बेस्ड कुछ मेडिसिन होती हैं जो हमारे पास रोगों का उपचार करती हैं। तो ये कुछ औषधियों का वर्गीकरण होता है जिसको आप सिंप्लीफाई क्लासीफाई यहां से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, इसके बाद होता है सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के नाम याद करने हैं और मेडिसिन के यहां पर आप लोगों को कुछ स्पेशल पॉइंट यहां पर ध्यान रखने, इसके अलावा कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। तो अगर मैं यहां पर एंटी एसिड की बात करूं तो कहानी सुनो, एंटी एसिड की नाम से ही काम पता पड़ गया है, एंटी एसिड का नाम से ही काम पता पड़ गया क्या होता है। प्राचीन समय में जब हमारा पेट खराब हो जाता था, प्राचीन समय में जब हमारा पेट खराब होता था, प्राचीन तो नहीं मतलब पुराने समय में बोलना ज्यादा सही रहेगा, पुराने समय में जब हमारा पेट खराब हो जाता था तो हम लोग क्या करते थे, तो उस एसिडिटी से बचने के लिए हम दे देते थे बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या दे देते थे बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम यहां पर दे देते थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम यहां पर दे देते थे। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम दे देते थे और कुछ समय के लिए हमारे पास जो एसिडिटी थी वो कम हो जाती थी, लेकिन जैसे ही मैं एसिडिटी को कंट्रोल करूंगा तो कुछ समय बाद वापस जैसी दवाई को बंद कर दूंगा या दवाई का प्रभाव खत्म होगा तो वापस एसिडिटी हम लोगों के पास क्या हो जाती थी बेटा, बढ़ जाती थी। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि भैया इसका नेगेटिव फीडबैक हमारे अमाशय के पास जाता था, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम कर देता था पेट के अंदर, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे पास पेट में जाता था और पेट हमारे पास और HCl का फॉर्मेशन कर देता था, जिससे और एसिडिटी हम लोगों के पास बढ़ जाती थी। तो इसका प्रयोग धीरे धीरे हम लोगों ने यहां पर प्रयोग बंद कर दिया। फिर आए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आया। अब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आने से क्या हमारे पास इंपैक्ट आया कि भैया ये क्या होते हैं, पेट के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। पेट के अंदर क्या होते हैं बेटा, इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल होते हैं तो इनके पास बेसिक नेचर वाले OH ग्रुप होते हैं जो कि HCl की एसिडिटी को क्या कर देते हैं बेटा, कम कर देते हैं। लेकिन चमत्कारिक परिवर्तन तब आया जब हमने यहां पर
दो, सिमेटिडीन और रेनिटिडीन को डिस्कवर किया। तो भैया जब खोज आगे हुई तो हम लोगों ने एक यहां पर एक ऐसा एंटी एसिड की दवाई हम लोगों ने बनाई, यानी एक ऐसा प्रतिअम्ल बनाया जिसने पेट में अल्सर से बचाने के लिए, घाव को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का काम किया। और वो क्या थी बेटा? सिमेटिडीन थी। बहुत अच्छी गोली थी बेटा, कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं था एक्स्ट्रा, ये सीधा जड़ में काम करती थी। यानी वो जहां से HCl को यहां पर हम लोगों को बन रहा है, जहां से HCl बन रहा है, उस HCl को बेटा यहां पर जहां से वो बन रहा है उसी को ये क्या कर देती थी बेटा? कम कर देती थी बेटा। अरे बोलो, यानी हिस्टामिन जो थी, जो HCl को प्रमोट कर रही थी, आजा 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 प्रोस्टाग्लैंडिन से, तो अब उसके इंपैक्ट को क्या कर रही थी बेटा? ये कम कर देगा। और रेनिटिडीन भी बेटा यहां पर आजकल सिमेटिडीन के स्थान पर हम रेनिटिडीन को बेटा यहां पर यूज करते हैं एंटी एसिड की फॉर्म में। अब अगर मैं बात करूं, अब यहां पर मैं ले रहा हूं बेटा एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन भैया हम लोगों के बॉडी में कुछ एलर्जिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाते हैं, किसकी वजह से? उनको बोलते हैं हिस्टामिन पार्टिकल्स। हिस्टामिन्स यहां पर हम लोगों के पास एलर्जिक इफेक्ट उत्पन्न करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कौन सी बॉडी के अंदर बेटा? एलर्जिक। और जो हम लोग पास हिस्टामिन होता है, ये वेजोडायलेटर होता है बेटा, है ना? वेजोडायलेटर होता है, और जो कि हमारी ब्रोंकियोल्स और आहारनाल की चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल्स होती हैं, उसको और क्या कर देता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। आहार नाल की संकुचित पेशियों को क्या कर देता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। वहीं दूसरी ओर जो हमारी ब्रोंकियोल्स होती हैं, दूसरी ओर जो हमारे पास ब्रोंकियोल्स होती हैं, उसको भी यहां पर ये क्या कर देता है? कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। लेकिन जो हमारी ब्लड वेसल होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल होती हैं, उस ब्लड वेसल को क्या कर देता है? ये नरम कर देता है, डायलेट कर देता है, चौड़ी कर देता है। ठीक है, तो भैया इसके प्रभाव से हम लोगों के पास क्या होते हैं बेटा? एलर्जी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। एलर्जी में आप लोगों को पता है खुजली आना, रैशेस हो जाना, ये सब एलर्जी के सिम्टम होते हैं। तो बेटा जैसे ही एलर्जी होती है तो हम लोग क्या कर देते हैं बेटा? सिट्राजिन वगैरह, आजकल तो सिट्राजिन खा लेते हैं हम, एविल खा लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अगर मैं बात करूं कि एंटी हिस्टामिन, इस हिस्टामिन को कम करने के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं वो होती है ब्रोमफेनेरामीन। क्या होती है बेटा? ब्रोमफेनेरामीन होती है, जिसको हम डाइमेटैप भी बोलते हैं, और टर्फेनाडीन भी होती है, जिसको हम सेल्डेन भी यहां पर बोल सकते हैं। ये क्या होती है बेटा? एंटी हिस्टामिन आप लोगों के पास होती हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह आएगा आप लोगों के पास कि भैया जो हिस्टामिन होती है, ये यहां पर पेट की यानी एंटी एसिड की फॉर्म में भी हो सकती है, है ना? हिस्टामिन पेट दर्द में भी दिखाई दे रहा है, एसिडिक वाली में भी दिखाई दे रहा है, और एलर्जी वाली में भी दिखाई दे रहा है। तो बेटा इनके लिए जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो इनके लिए सोर्स ऑफ ऑर्गन, यानी यहां पर जो अटैक करने वाले ऑर्गन होते हैं, जो आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स होते हैं यहां पर, अरे बोलो, यानी ये जो आप लोगों के पास औषधियां होती हैं, कौन कौन सी औषधियां हैं? कि एंटी हिस्टामिन जो होती हैं, एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक। एंटी हिस्टामिन ध्यान से देखना, एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक जो होती हैं वो अलग अलग ऑर्गन पर काम करती हैं बेटा, अलग अलग ऑर्गन पर। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, अब यहां पर आप लोगों के पास अगली जो औषधि है, वो अगली औषधि क्या है बेटा आप लोगों के पास? तंत्रिका सक्रिय औषधि। ध्यान से देखना बेटा, आप लोगों के पास नाम से ही काम पड़ गया है, यानी हम लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिसीज के लिए, न्यूरोलॉजिकल डिसीज के लिए होता क्या है बेटा? कुछ लोगों में आप लोगों को पता होगा हमारे पास एक एड्रेनलिन ग्लैंड होती है। एड्रेनलिन ग्लैंड की वजह से एड्रेनलिन हार्मोन होता है, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन होता है। तो भैया हमारे अगर किसी व्यक्ति के अंदर नॉर एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करने वाला, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करने वाली जो सेल्स होती हैं, अगर वो नॉर एड्रेनलिन को क्या कर दें बेटा? नॉर एड्रेनलिन को क्या कर दें? धीरे धीरे कम उत्पन्न करें, कम जनरेट करें, तो उससे होगा क्या? उससे हम लोगों के पास डिप्रेशन आएगा बेटा, डिप्रेशन आएगा, अवसाद आ जाएगा, हाइपरटेंशन आ जाएगा। तो हम लोगों को क्या होगा? दिमाग काम करना थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, हम लोग डिप्रेस रहेंगे, छोटी छोटी बातों में हम मायूस हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों में क्या होते जाएंगे बेटा? हम लोग यहां पर मायूस आप लोगों के पास होते जाएंगे। जब छोटी छोटी बातों में हम मायूस होंगे तो किसी काम में मन नहीं लगेगा, हमारी वर्क परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी बेटा? घट जाएगी। तो जब हमने इसकी स्टडी की कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम लोगों को पता पड़ा कि भाई जो नॉर एड्रेनलिन होता है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब हमारे ब्रेन को यहां पर क्या कर रहा होता है? संदेश भेज रहा होता है, मैसेज दे रहा होता है भैया।
अब इसकी कमी से जब न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन ही कम होगा, फॉर्मेशन ही कम होगा, तो बेटा हम लोगों के पास नेगेटिव फीडबैक जाएगा ब्रेन में और हम लोग डिप्रेशन हो जाएंगे। तो बेटा जो तंत्रिका सक्रिय औषधि जो होती है, तंत्रिका सक्रिय औषधि जो होती है आप लोगों के पास, ये क्या करती है बेटा, इस नॉर एड्रिनलिन के हार्मोन को कम करने वाले जो आप लोगों के पास सब्सटेंस होते हैं, उस एंजाइम को क्या कर देती है बेटा, ये कम कर देती है। उस एंजाइम को, सीक्रेशन को क्या कर देती है बेटा, कम कर देती है, जिससे नॉर एड्रिनलिन का लेवल क्या हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, अप हो जाता है, उसका लेवल यानी उसकी कंसंट्रेशन अप हो जाती है, जिसकी वजह से जो हम लोगों के पास तंत्रिका सक्रिय औषधि होती हैं, ये क्या हो जाती है हम लोगों के पास बेटा यहां पर बढ़ जाती है। अरे बोलो, यानी हम लोगों का मेंटल जो ब्रेन होता है वो डिप्रेशन से क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर बढ़ जाता है। जैसे इप्रोनाइज्ड और फिनालजीन, इप्रोनाइज्ड और फिनालजीन का हम यहां पर क्या कर सकते हैं बेटा, अति तनाव में हम इसका यूज कर सकते हैं, अवसाद में, अवसाद में हम इसका यूज करते हैं, इप्रोनाइज्ड और फिनालजीन। वहीं अगर मैं क्लोरडाइजेपोक्साइड और मेप्रोबनेट, क्लोरडाइजेपोक्साइड और मेप्रोबमेट की बात करूं तो ये लोग अति तनाव को दूर करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन होती है, जैसे क्लोरडाइजेपोक्साइड, क्लोरडाइजेपोक्साइड बेटा, मेप्रोबमेट, इक्वेनिल, वेरोनल, वैलियम, सेरोटोनिन, ल्यूमिनल, ल्यूमिनल, फिनालजीन, ये यहां पर आप लोगों को ध्यान रखनी है बेटा, सिर्फ मेडिसिन का नाम ध्यान रखना। चलिए अगली मेडिसिन की तरफ गौर करें। अगली मेडिसिन क्या है बेटा आप लोगों के पास, अगली मेडिसिन है बेटा यहां पर एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी। एनाल्जेसिक पीड़ाहारी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ध्यान से देखना, एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, ठीक है, फिर है एंटीबायोटिक, फिर है आप लोगों के पास एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ये सारी चीजें हैं बेटा आप लोगों के पास, ठीक है। एनाल्जेसिक की बात हो रही है बेटा हम लोगों के पास यहां पर, एनाल्जेसिक। चलिए तो अगर मैं यहां पर बात करूं एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, यानी जब हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाए या किसी इंटरनल चोट लगे तो हम लोग बॉडी में क्या होता है, दर्द उत्पन्न होता है, प्रदाह, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या होता है, प्रदाह उत्पन्न होता है, दर्द उत्पन्न होता है। तो इस दर्द को कम करने के लिए हम एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन का यूज करते हैं, यानी कुछ विशेष मेडिसिन का यहां पर प्रयोग करते हैं, और वो मेडिसिन कहलाती है बेटा हम लोग पास पीड़ाहारी यानी एनाल्जेसिक मेडिसिन यहां पर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा, एनाल्जेसिक मेडिसिन यहां पर हम लोगों के पास कहलाती हैं। अब ये जो एनाल्जेसिक मेडिसिन होती है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, एनाल्जेसिक यहां पर आप लोगों के पास होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि एनाल्जेसिक आप लोगों के पास दो टाइप की होगी, एक तो नार्कोटिक ड्रग और एक नॉन नार्कोटिक ड्रग यहां पर होगी, एक होगी नार्कोटिक और एक होगी आप लोगों के पास नॉन नार्कोटिक ड्रग, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर नॉन नार्कोटिक ड्रग की बात करूं जिसका उपयोग हम सीमित मात्रा में करें तो हमें इसकी आदत नहीं लगेगी, तो इसको बोल दिया जाता है बेटा नॉन नार्कोटिक ड्रग, है ना। लेकिन अगर हम उपयोग जरूरत से ज्यादा करें, जैसे कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसका उपयोग हम जरूरत से ज्यादा करें तो हम इसको बोल देते हैं बेटा नार्कोटिक ड्रग, यहां पर बोल देते हैं। युद्ध वगैरह में जो पुराने टाइम पर युद्ध वगैरह होते थे और सैनिकों को गोलियां लग जाती थी, तो उस गोलियों से इमीडिएट दर्द से बचाने के लिए हम लोग वहां पर नार्कोटिक ड्रग्स का बेटा यूज करते थे ताकि सैनिकों को नींद जल्दी से आ जाए, उसको दर्द से छुटकारा मिले। तो अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों के पास कि नॉन नार्कोटिक ड्रग कौन कौन सी होती है बेटा, तो नॉन नार्कोटिक ड्रग होती है बेटा आप लोगों के पास एस्प्रिन और पैरासीटामोल। क्या क्या होती है बेटा आप लोगों के पास, एस्प्रिन और पैरासीटामोल यहां पर आप लोगों के पास नॉन नार्कोटिक ड्रग होती है। वहीं अगर मैं नार्कोटिक ड्रग्स की बात करूं यानी स्वापक ड्रग की बात करूं तो वो होती है मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, अफीम से प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए सिर्फ मेडिसिन का नाम याद रखना है आप लोगों को। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा हम एंटीबायोटिक्स की, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है बेटा, ध्यान से उस कहानी को भी एक बार आप सुन लीजिए कि भाई साहब हम लोगों के पास एक आदमी था, कौन था भैया, जर्मन वैज्ञानिक पॉल एरलिश वैज्ञानिक था, ठीक है। पॉल एरलिश वैज्ञानिक था और वो एक रोग पर अध्ययन कर रहा था, सिफिलिस रोग, सिफिलिस रोग जो कि स्पोरोकाइट बैक्टीरिया के द्वारा होता है, उस पर अध्ययन कर रहा था। तो उसके लिए बेटा यहां पर क्या कर रहा था वो, उसके लिए उसने एक दवाई बनाई, ठीक है। और उस दवाई को हमने यहां पर देखा तो वो दवाई क्या कर रही थी बेटा कि उस दवाई आर्सेनिक पर आधारित थी जिसका उसने नाम दिया था सेल्वरसेन या आर्सफेनामिन।
क्या नाम दे दिया था बेटा? सेल्वरसेन या आर्सफेनामिन नाम उसने यहां पर दिया था। लेकिन उस दवाई का बेटा ह्यूमंस पर यानी मानव पर नेगेटिव फीडबैक पड़ रहा था उसका, है ना। अब नेगेटिव फीडबैक पड़ रहा था तो बीमार से बचने के लिए दवाई दे रहे हैं कि और बीमार करने के लिए दवाई दे रहे हैं? बीमारी से बचने के लिए दवाई दे रहे हैं। तो अब होगा क्या? अब ये होगा बच्चों कि भैया और जब स्टडी करी गई इस पर, जब और ज्यादा स्टडी करी गई तो भैया उसने एजो डाइस पर भी उसी टाइम पे ये स्टडी कर रहा था। तो उसने देखा कि जो मेरी दवाई है ये सेल्वरसेन, इस दवाई के अंदर वही बॉन्डिंग है जो कि एजोडाइज में होती है। तो उसने बेटा यहां पर कुछ चेंजेस अपनी दवाई में किए और एक नई दवाई यहां पर निकाल दी, और उस दवाई को बेटा यहां पर नाम दिया प्रोटोनसिल। क्या नाम दिया? प्रोटोसिल यहां पर नाम दे दिया, प्रोटोसिल एक नाम दे दिया। और ये प्रोटोसिल बेटा हमारे बॉडी के अंदर जाने पर एक अहानिकारक यानी नॉन हार्मफुल सब्सटेंस जिसे सल्फेनेमाइड बोल दिया जाता है में कन्वर्ट हो जाता है। और इस मेडिसिन को यहां पर सल्फापिरिडीन, ये सल्फानेमाइड यहां पर ड्रग्स के नाम से जाना गया बेटा। ठीक है, बहुत सारी होती हैं, फिर इसके में सब टाइप होते हैं। एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, विस्तीर्ण स्पेक्ट्रम, और एक संकीर्ण स्पेक्ट्रम, है ना। दो टाइप की एंटीबायोटिक होती है, एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक होती है संकीर्ण स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब भाई दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं आपके पास, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव। तो बेटा विस्तीर्ण स्पेक्ट्रम वाली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली जो मेडिसिन होती है वो क्या करती हैं आप लोगों के पास? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, उनकी ग्रोथ को रोक देती है। लेकिन अगर मैं नैरो स्पेक्ट्रम यानी संकीर्ण स्पेक्ट्रम की मेडिसिन की बात करूं तो ये आप लोगों के पास कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो, उन्हीं पर ही काम करती है, दोनों पर एक साथ काम नहीं करती है। तो वो आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ध्यान से देखो, एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं? सेल्वरसेन है, प्रोटोसिल है, सल्फेनिलमाइड है, सल्फापिरिडीन है, पेनिसिलिन है, ऑफ्लॉक्सिन है, टेट्रासाइक्लिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, क्लोराम्फेनिकोल है। तो अब इसमें से आप लोग बात सकते हो कि भैया जो यहां पर जीवाणु को खत्म कर देगी वो होगी पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, ऑफ्लॉक्सिन, और जो जीवाणु की ग्रोथ को रोकेगी, बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकेगी, वो होगी एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल। वेंकोमाइसिन और ऑफ्लॉक्सिन भी यहां पर आप लोगों के पास क्या होती हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली होती है। ठीक है, ये मेडिसिन के नाम आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखने हैं बेटा। ठीक है, आधे डॉक्टर बना दिए यहां पर। चलिए, उसके बाद है बेटा आप लोगों के पास यहां पर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, देखो कभी कभी आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो या कोई सा भी गेम खेल रहे हो, कभी कभी आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो या कोई सा भी गेम खेल रहे हो, और भाई साहब किसी ने आपको धक्का दे दिया जोश ही जोश में, किसी ने आपको धक्का दे दिया जोश ही जोश में और आपको क्या हो गई है? वहां पर चोट लग गई है। क्या लग गई है भाई साहब? चोट लग गई है। अब जब आपको चोट लग गई है, वहां पर जब आपको चोट लग गई है, खून निकल रहा है, तो वहां पर भैया एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो एटमॉस्फेयर उस जगह पर ग्रो करना शुरू कर देंगे ना, चिपक जाएंगे वहां पर। तो भैया वहां पर हम क्या करते हैं कि भैया कुछ ऐसी चीज लगा देते हैं जिससे वहां पर क्या हो? बैक्टीरिया पनपे ना, बैक्टीरिया ग्रो ना करें, जैसे सोफ्रामाइसिन हो गया, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट आते हैं। तो वो सारे क्या होते हैं बेटा आप लोगों के पास? लिविंग टिश्यू पर यानी लिविंग सब्सटेंस पर, लिविंग चीज पर जब हम कोई यहां पर मेडिसिन का यूज करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं बेटा एंटीसेप्टिक। क्या बोल देते हैं उसको बेटा? हम यहां पर एंटीसेप्टिक बोल देते हैं। वहीं अगर किसी निर्जीव वस्तु पर हम औषधि का प्रयोग कर रहे हैं, निर्जीव सब्सटेंस पर, निर्जीव मैटर पर हम यूज करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं बेटा डिसइंफेक्टेंट। चलिए, अब कौन कौन से होते हैं यहां पर? फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, डिटॉल, टिंचर ऑफ आयोडीन, फिनॉल, ये सब क्या होते हैं आप लोगों के पास? एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में यहां पर लिखे ये होते हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि भाई साहब कि जो आप लोगों का डिटॉल होता है वो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पेनियोल का यहां पर मिक्सचर होता है। बाईथायोनल को हम साबुन में मिलाते हैं बेटा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी को बनाने के लिए। आयोडीन एक स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक होता है, इसका 2 से 3% आयोडीन का टिंचर कहलाता है। ठीक है, वहीं अगर मैं डिसइंफेक्टेड की बात करूं तो फर्श में, नालियों में, सील्स में इसका यूज करते हैं। तो फिनॉल का 0.2% सॉल्यूशन हम लोगों के पास क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है। जब इसका 1% यहां पर क्या हो जाता है बेटा आप लोगों के पास? डिसइंफेक्टेंट यहां पर होता है। और
आंखों के लिए अगर मैं बात करूं एंटीसेप्टिक की फॉर्म में, तो यहां पर बोरिक एसिड की कुछ हल्की सी मात्रा यहां पर आप लोगों के पास एंटीसेप्टिक की तरह यहां पर काम कर सकती है। तनु बिल्कुल डाइल्यूटेड मीडियम में यहां पर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बेटा यहां पर आप लोगों के पास ये चीज यहां पर होती है। वहीं पर अगर मैं बात करना चाहता हूं बेटा आप लोगों के पास प्रतिजनन क्षमता मेडिसिन के बारे में, किसके बारे में बात करना चाहता हूं बेटा, प्रतिजनन क्षमता मेडिसिन के बारे में अगर मैं यहां पर बात करूं, एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन की अगर बात करूं, एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो क्या होती है, जरा यहां पर ध्यान से देखना। वर्तमान समय में क्या हो रहा है बेटा, हर जगह जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। वर्तमान समय में हर जगह जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है बेटा, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। दैट मीन्स यहां पर जनसंख्या आप लोगों की बढ़ोतरी होती हुई जा रही है। जब जनसंख्या में बढ़ोतरी यहां पर होती हुई जा रही है तो एक्चुअली में क्या हो रहा है बेटा, आप लोगों के पास ध्यान से देखना, उस जनसंख्या को कंट्रोल करना है। अब उस जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करेंगे कि उसके लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मिक्सचर हम देते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिक्सचर हम लोग दे देते हैं। अब इस मिक्सचर से होता क्या है बेटा, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हम जैसे ही देते हैं, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन जैसे हम देते हैं, तो क्या होता है कि जो लेडीज होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनमें ओव्यूलेशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ओव्यूलेशन जब बंद हो जाता है तो इसकी वजह से ओव्यूल नहीं बनते हैं। जब ओव्यूल नहीं बनेंगे तो स्पर्म के साथ उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वहां पर हम लोगों के पास जो एम्ब्रियो होगा उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से बेटा हम यहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि प्रतिजनन क्षमता के लिए जो हम यहाँ पर मेडिसिन यूज करते हैं वो क्या होती है, नॉरएथिंड्रोन और इथाइनल एस्ट्राडाइऑल, ये सब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के मिक्सचर से बनी हुई मेडिसिन बेटा यहां पर होती हैं। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों के पास कि आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये हम लोगों के पास फूड आइटम्स होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, हम लोगों के पास फूड आइटम्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं बेटा, फूड की स्वीटनेस को इंक्रीज करते हैं। अब जैसे क्या होता है कि कई लोग डायबिटिक होते हैं, यानी उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है। इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है तो शुगर यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हो रही होती है। जब शुगर डाइजेस्ट नहीं हो रही होती है तो भैया पुराने समय में ऑर्थोसल्फोबेंजेमाइड, जिसे सैकरीन भी कहते हैं, और ये ग्लूकोज के कंपैरिजन में 550 गुना क्या होता है, मीठा होता है, लेकिन इसमें कैलोरी नहीं होती है। इसके अंदर कैलोरी नहीं होती है। इसके अंदर बेटा यहां पर कैलोरी नहीं होती है तो ये क्या हो जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिससे हमारे पास बॉडी के अंदर ग्लूकोज भी इकट्ठा नहीं होती है। आदमी को मीठी मिठाई भी खाने को मिल जाती है और उसका ग्लूकोज लेवल भी यहां पर मेंटेन रहता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस कुछ ऐसे होते हैं। वहीं अगर मैं एस्पार्टम की बात करूं तो एस्पार्टम आप लोगों के पास ग्लूकोज से 100 टाइम्स गुना क्या होता है बेटा, आप लोगों के पास मीठा होता है। सुक्रालोज 600 गुना होता है और एलिलेटम 2000 गुना यहां पर होता है, लेकिन इसकी मिठास को कंट्रोल नहीं कर पाते हम लोग, ज्यादा मीठी चीज कड़वी हो जाती है। तो एलिलेटम की मिठास को कंट्रोल करना बहुत भारी काम है क्योंकि ये ग्लूकोज से 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है। सुक्रोज जो होता है आप लोगों के पास, ये सुक्रोज क्या होता है, खाने पकाने के तापमान पर क्या होता है, स्टेबल होता है, स्थायी होता है खाने पकाने के स्थान पर। इसीलिए हम खाने पकाने के स्थान पर यहां पर क्या करते हैं, सुक्रालोज का यूज करते हैं। जबकि ठंडे पेय पदार्थ के लिए हम बेटा एस्पार्टम का यहां पर यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, एस्पार्टम का हम यहां पर यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट अगर मैं बात करूं साबुन और डिटर्जेंट की बात करें, साबुन और डिटर्जेंट आप लोगों को पता है कपड़े धोने का काम आता है। कपड़े धोने के लिए जो धोना होता है जिससे महिलाएं धोती हैं, मुझे बचपन में बहुत धोया गया था उस धोने से। मेरे पापा जी जब मेरे नंबर कमाते थे तो उसी धोने को लट्ठ बनाकर और मुझे पीटते थे। उसी धोने को, धोने तो जानते हो ना, अब ये मत बोलना कि धोना नहीं आता है, महिलाएं धोती है ना कपड़े, उसी धोने से बहुत पिटाई हुई है मेरी। तो भैया उसी के लिए साबुन और अपमार्जक यहां पर यूज होते हैं। आप लोगों को पता ही है कि किस लिए यहां पर यूज किया जाता है। साबुन कुछ नहीं होते हैं, साबुन आप लोगों के पास लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं, स्टीयरिक एसिडिक होते हैं। लंबी श्रृंखला वाले स्टीयरिक एसिडिक होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के बने हुए होते हैं। अब यहां पर जो अगर मैं बात करूं कि साबुन दो टाइप से होते हैं आप लोग पास, एक होते हैं नहाने वाले और एक होते हैं बर्तन वगैरह धोने वाले। तो भाई साहब यहां पर अगर मैं बात करूं कि औषधि वाले जो साबुन होते हैं उसमें औषधीय गुण डाल दिए जाते हैं, ठीक है। गाड़ी वाले साबुन को जल्दी से सूखने के बचाने के लिए हम इसमें क्या मिला देते हैं, ग्लिसरॉल बना देते हैं, रोजिन डाल देते हैं, रोजिन नामक गोंद डाल देते हैं बेटा, ठीक है। साबुन की छिलन बनाने के लिए हम ठंडे सिलेंडर पर चढ़ाकर साबुन को डालते हैं, जिससे उसको पाउडर यानी उसकी जो स्किन बनती है उसको खुरच कर अलग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से बेटा हम यहां पर साबुन के साथ यहां पर रिएक्शन करते हैं। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है कि साबुन, एक क्वेश्चन यहां पर सबसे ज्यादा है, साबुन
कठोर जल में अक्रियाशील होते हैं। क्योंकि क्यों होते हैं भाई? अगर मैं बात करूं, ये कुछ इस तरीके से होता है, इसकी रिएक्शन कठोर जल में उपस्थित यहां पर CaCl2 के साथ अगर करा दूं तो यहां पर आप लोगों को क्या बनता हुआ दिखाई देगा? यहां पर ये चीज आप लोगों को बनती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? अरे बोल दो ना भैया जी, ये चीज आप लोगों को यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, बैलेंसिंग कर दो, ये लो। तो ये इस प्रकार के यहां पर नॉन सॉल्युबल सॉल्ट बना देता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, पानी की सरफेस पर चलते रहते हैं। जबकि अपमार्जक क्या होते हैं आप लोगों के पास, कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। तो ये आप लोगों को यहां पर बाय बुक थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा बेटा, बाय बुक बेटा यहां पर ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी। ठीक है, थ्योरेटिकल है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अपमार्जक के टाइप है बेटा ये यहां पर, ये वही लिखे हैं जो बुक में लिखे हुए थे। एक था ऋणायनी अपमार्जक, एक था आप लोगों के पास धनायनी अपमार्जक, एक था अनआयनिक अपमार्जक। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है। सिर्फ एग्जाम्पल की बात है, ऋणायनिक में यहां पर सॉल्युबल पार्ट जो आप लोगों के पास होता है ना, यहां पर एनायनिक मेजर पार्ट होता है आप लोगों के पास। ऋणायनिक अपमार्जक जो होता है, तो ऋणायन भाग यहां पर शोधन के लिए काम में आता है। ऋणायनिक भाग किसमें शोधन के लिए काम में आता है? ऋणायनिक भाग, और दंतमंजन में इसका प्रयोग करते हैं। और इसके लिए शोधन में धनायनिक भाग यहां पर काम में आता है। ऋणायनिक में तो ऋणायनिक पार्ट आता है धोने के लिए, शोधन के लिए। दंतमंजन का इसका यूज करते हैं, धनायनिक मार्च का हम लोग जनरली कपड़े धोने वाले वॉशिंग पाउडर में, और अनआयनिक वाले का हम बर्तन मांजने वाले में कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, लोराइल, ठीक है, और ये सब यहाँ पर टेट्रा अमोनियम सॉल्ट, और ये सब है। तो ये बेसिकली आप लोगों को बुक से देखना पड़ेगा, कुछ खास चीज है नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब इस पर आधारित सिंपल सिंपल से सवाल है, वो देख लेते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली एंटीबायोटिक कौन सी होती है जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में रिएक्ट करे? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, यहाँ पर घ हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर ज्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना आता है बेटा, एक बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। एंटी डिप्रेशन औषधि का उदाहरण है ल्यूमिनल, टोफानियोल, सिलामिल नहीं, ल्यूमिनल होता है बेटा। यहां पर एंटी डिप्रेशन आप लोगों के पास कौन सी होती है बेटा? ल्यूमिनल मेडिसिन होती है। ठीक है, वहीं अगर बात करूं स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज हम किसके लिए करते हैं? मलेरिया के लिए? नहीं। टाइफाइड के लिए? अरे बता दो, स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज हम किसके लिए करते हैं बेटा? स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज हम करते हैं बेटा यहां पर किसके लिए? टीबी के लिए, मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, या फिर हम यहां पर यूज कर लेते हैं आप लोगों के पास और कौन सी डिजीज लिखी हुई है यहां पर? कॉलेरा के लिए। कॉलेरा क्या होता है? सबसे पहले टीबी तो पता है ना, माइक्रोट्यूबुलिस बैक्टीरिया के द्वारा होती है यहां पर। अरे बोल दो ना, एक मिनट रुको, पानी पी लेने दो मुझे। अरे यार पानी लेके आना यार, चाय भी नहीं पिलाई है आपने तो यार। ठंडा ही लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हाँ लियो, फटाफट तुम मंगवा दो। हम्म। चलो, तो अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा आप लोगों से, स्ट्रेप्टोमाइसिन हम किसके लिए यूज करते हैं? टाइफाइड के लिए भी यूज नहीं करते हैं, कोलेरा के लिए भी नहीं होता है, हैजा टाइप का कोलेरा होता है ना, विब्रियो कोलेरी, उससे होता है। टीबी के लिए बेटा हम यहां पर स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है बेटा। नेक्स्ट है बाइथायोनल, उदाहरण है। बाइथायोनल आप किस में यूज करते हो बेटा? साबुन में, साबुन में साबुन में करते हो ना? अरे साबुन में ही तो करते हो, एंटीबायोटिक थोड़ी ना होता है। एंटीसेप्टिक भी नहीं होता है, एंटीसेप्टिक होता है क्या? अरे बताओ यार, तुम तो बताते नहीं हो यार, एंटीसेप्टिक नहीं होता है क्या? अरे बोलो ना यार। बाइथायोनल जो होता है आप लोगों के पास, उसका उपयोग हम एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट नहीं होता, डिसइंफेक्टेंट को अपन निर्जीव वस्तुओं में करते हैं, जबकि इसको हम सजीव में करते हैं। ठीक है, शक्ति जाती हुई प्रतीत हो रही है मुझे। एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक मतलब
बुखार 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 बुखार, एस्प्रिन भी दे देते हैं, पैरासीटामोल भी दे देते हैं, फिनासिटीन भी दे देते हैं, लेकिन बारबिट्यूरेट्स जो होते हैं, बारबिट्यूरेट्स ये न्यूरो के लिए होते हैं, है ना, ये न्यूरो के लिए होते हैं, फॉर न्यूरो डिजीज, फॉर ब्रेन डिजीज। ब्रेन डिजीज के लिए, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन इसके लिए होता है, तो एंटीपायरेटिक नहीं होता है। तो बस इतना काफी बेटा, क्योंकि इससे ज्यादा फिर आप लोगों का टाइम कंज्यूमिंग करना मुझे नहीं लगता कि यहां पर आप लोगों के पास कोई यहां पर उचित होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल से चैप्टर थे, चार्ट फॉर्म में याद करना इस चैप्टर को बेटा बहुत अच्छी से। मैं दोबारा से बोलूंगा कि आप लोगों का स्नेह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय एनर्जी। यहां पर हमारा जो ऑर्गेनिक वाला सेक्शन था, वो समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक का सेक्शन समाप्त होता है। और विश्वास बनाए रखो, ऐसे मत बोला करो कि सर आपने ये कैसे पढ़ा दिया। बेटा हम लोगों की भी कुछ सीमाएं होती हैं, हम लोगों को भी लिमिटेड टाइम में चैप्टर कंप्लीट करना होता है। अगर यही मुझे 10 घंटे मिले होते, 12 घंटे मिले होते, 15 घंटे या 2 दिन मिले होते, तो कुछ और इसी तरीके से हमें चैप्टर को पढ़ाया जाता है। लेकिन जितना पढ़ाया है वो आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जेई एडवांस नीट में भी यहां पर सिर्फ मेडिसिन के नाम आते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। मस्ती से फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई करनी है। आप लोगों को, आप लोग हैं तो हम हैं बेटा, हम लोगों पर आप लोग भरोसा बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें बेटा आप। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग केमिस्ट्री को कंप्लीट करें, इसी के साथ और सब्जेक्ट को भी आप लोग कंप्लीट करें और बहुत अच्छी तरीके से बेटा आप लोगों का एग्जाम हो यहाँ पर। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट।